Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer. स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज के ई वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि EE 306 अपना सब्जेक्ट कोड है, उसमें एक टॉपिक है रोटर करंट एंड पावर फैक्टर इन इंडक्शन मोटर इन रनिंग कंडीशन। तो जब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रन करती है तो उस समय उसके रोटर के अंदर कितनी करंट इंड्यूस होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर, दैट इज़ रोटर करंट एंड पावर फैक्टर इन इंडक्शन मोटर इन रनिंग कंडीशन। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ द रोटर करंट induce and EMF induce and what is the power factor of 3 phase induction motor। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है। इसका जो ये पार्ट है वो स्टेटर है और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो रोटर है। अब हम सभी ये जानते हैं कि जो किसी भी मशीन का जो आउटर पार्ट है वो स्टेटर कहलाता है और इनर पार्ट है वो रोटर कहलाता है। स्टेटर मीन्स वो पार्ट जो कि स्टेबल हो, ठीक है, वो कहलाता है स्टेटर, एंड दैट पार्ट विच रोटेट दैट इज़ कॉल्ड रोटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटर को मैंने यहाँ पर देखिए 3 फेज़ सप्लाई दी है, 3 फेज़ AC सप्लाई मैंने यहाँ स्टेटर को दी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी मशीन को या मोटर को 3 फेज़ इंडक्शन सप्लाई 3 फेज़ सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है और वो करंट पूरे स्टेटर में फ्लो होता है और अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसे हम बोलते हैं RMF, ठीक है, RMF यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज़ 120F/P, ठीक है, ये NS की वैल्यू होती है, राइट। तो हम जानते हैं कि जब 3 फेज़ सप्लाई हमने इंडक्शन मोटर के स्टेटर को दी तो हमें यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला और जिसकी स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड। ये फील्ड, ये जो एयर गैप है हमारा यहाँ पर, ये देखिए ये एयर गैप है, एयर गैप में ये फील्ड रोटेट करेगा और ये फील्ड जो रोटर है इसके कंडक्टर को कट करेगा। जब कंडक्टर को कट करेगा तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, और EMF इंड्यूस होने से रोटर के अंदर एक करंट फ्लो होगी, ठीक है, और जो करंट फ्लो होगी उससे इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके स्टेटर का मैग्नेटिक 5S और रोटर का मैग्नेटिक 5R। तो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा जिससे हमारा रोटर वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे इंडक्शन मोटर के स्टार्ट होने की कंडीशन है और डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है, आप उस लेक्चर को देखना ताकि किस तरह से इंडक्शन मोटर में टॉर्क डेवलप होता है उसकी पूरी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। किस तरह से फैराडे का नियम उसमें लगता है, फ्लेमिंग के लॉज है उसमें अप्लाई होते हैं और लेंज के नियम से हमारा रोटर वो रोटेट करता है। नाउ कंसिडर सम थिंग्स, सम पैरामीटर्स, दैट नंबर 1 इज़ R2, ठीक है। तो रोटर के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है वो कॉपर की बनी होती है और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, उसका रिएक्टेंस होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हेयर R2 इज़ द रेजिस्टेंस पर फेज, ठीक है। R2 क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज, L2 हमारा इंडक्टेंस ऑफ रोटर पर फेज, ठीक है। किस वाइंडिंग का अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसका इंडक्टेंस भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। और यहाँ पर E2 है, दैट इज़ EMF इंड्यूस पर फेज इन रोटर एट स्टार्ट। तो स्टार्टिंग के समय जो रोटर के अंदर EMF इंड्यूस होता है उसके बारे में यहाँ बता रखा है। X2 की बात करते हैं तो X2 रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस ऑफ रोटर पर फेज एट स्टार्ट। एंड फाइनली I2 इज़ द रोटर करंट, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने यहाँ डेरिवेशन के लिए लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि चूँकि हमारा टॉपिक है रोटर करंट इन
इंडक्शन मोटर, देन I2 इज़ द रोटर करंट। I2 क्या यहाँ पर रोटर करंट है। और I इज इक्वल टू हम सब जानते हैं ओम्स के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू V/R, बट दिस इज़ इन केस ऑफ DC। ठीक है, ये DC की बात है। लेकिन हम बात AC की करते हैं, तो AC के केस में हम लेते हैं I इज इक्वल टू E/Z। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ लिया I2 इज इक्वल टू E2/Z2। हेयर E2 इज द EMF इंड्यूस इन द रोटर पर फेज डिवाइडेड बाय Z2। Z2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रोटर इम्पीडेंस पर फेज। ठीक है, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी I2 इक्वल्स टू E2 की जगह E2, और Z इज इक्वल टू क्या होता है R/R, √R का स्क्वायर और X का स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर और रिएक्टेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास R2 रोटर की बात कर रहे हैं, तो हम Z2 रोटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ R2 हम लेंगे और X2 हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को। देखिए इट इज़ वेरी क्लियर कि ये पैरामीटर्स हमने दिए और ये डेरिवेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है और फाइनली वी गेट I2 इज इक्वल टू E2/R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये एक केस है जब x हमारा 1 है, यानी एट स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग के समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जब मोटर हमारी स्टार्ट होती थी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू फ्लक्स स्पीड। अब E2 क्या चीज़ है, तो E2 जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। देखिए E2 है हमारा रोटर के अंदर जो इंड्यूस EMF है वो कहलाता है हमारा E2। और हम जानते हैं कि रोटर में EMF इंड्यूस कब होता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि रोटर में EMF इंड्यूस कब होगा, जब फ्लक्स की स्पीड, या यूँ मान लें कि एक मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसमें कुछ रिलेटिव स्पीड हो। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि रोटर जो स्टेटर की फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों में कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, अगर रिलेटिव स्पीड हो रोटर की फ्लक्स के बीच में, रोटर के बीच में और अपने स्टेटर के फ्लक्स के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर E2 मिलेगा। इसलिए E2 जितना फ्लक्स कटेगा, जितना रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में होगा, उतना ही हमें E2 मिलेगा। यहाँ पे देखो E2 को मैंने यहाँ दिखा रखा है, E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू NS माइनस NR। NS माइनस NR दैट इज़ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर स्पीड। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होगी तो हमें E2 मिलेगा, इसलिए इसके प्रोपोर्शनल है। और NS माइनस NR को हम बोलते हैं स्लिप। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारा कि E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू स्लिप। E2 किसके बराबर है, स्लिप के बराबर है। इसका मतलब है अगर स्लिप बढ़ेगी तो E2 भी बढ़ेगा, स्लिप कम होगी तो E2 भी हमारा कम होगा। ठीक है, और अगर स्लिप को हम डबल कर दें तो E2 भी हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं स्टार्टिंग के समय की। तो स्टार्टिंग के समय क्या होता है कि S इक्वल्स टू क्या होता है 1, X इक्वल टू 1 होगा, तो हमें जो EMF इंड्यूस होगा हमारे रोटर में वो मैक्सिमम EMF इंड्यूस होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप इसको इस तरह से देखें कि हमारा जो स्टेटर है वो तो NS स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, NS स्पीड से रोटेट कर रहा है, और कंडक्टर हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, और NR की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो NS माइनस NR। ठीक है, ये हमारी NR 0 हो गया, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। जब रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगी तो हमारा E2 भी क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम E2 की वैल्यू पता कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू S। तो यहाँ पर देखिए X2 इज इक्वल टू क्या आता है, 2πf इंटू L2। ये आप सभी जानते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2πf L होता है। तो यहाँ पर F है, FR लिखा मैंने क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। यहाँ रोटर का रिएक्टेंस है, ये रोटर का इंडक्टेंस है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है FR इक्वल्स टू S इंटू F, वेयर F इज़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम इसको S से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, रोटर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी।
अब स्टार्टिंग के समय एस की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमें एफ आर इजिकल टू एफ मिलेगा, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग के समय सेम होती है। इसको ध्यान से सुनिए इस बात को कि जब भी हम इंडक्शन मोटर को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मीन्स 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन जैसे रोटर रन करना स्टार्ट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी स्लिप के अनुसार कम होती जाती है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 2 हर्ट्ज या 3 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है लास्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ मैंने देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि x2 इजिकल टू क्या होगा, मैक्सिमम, x2 मैक्सिमम होगा स्टार्टिंग के समय, क्योंकि fr की वैल्यू कितनी होगी 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। धीरे धीरे fr की वैल्यू, fr मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और x2 की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। नाउ द रोटर रिएक्टेंस पर फेज s इंटू दिस कर देंगे, यानी कि s x2, रनिंग कंडीशन में हमें जो रोटर का रिएक्टेंस मिलेगा वो s x2। तो जहाँ भी हमने पहले डेरिवेशन में x2 लिखा था, वहाँ पर रनिंग कंडीशन में हम x2 की जगह s इंटू x2 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए Z2 इजिकल टू मैंने लिखा √R2 का स्क्वायर प्लस s x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब s की वैल्यू चेंज करके हम इस पैरामीटर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने I2 की वैल्यू लिखी। I2 बेसिकली E अपॉन Z होता है, पर हमने देखा कि E डिपेंड करता है स्लिप पर, इसलिए S इंटू E2 हो गया, और रिएक्टेंस भी हमारा डिपेंड करता है स्लिप पर, इसलिए S इंटू X2 हो गया इन रनिंग कंडीशन में। अगर हमें स्टार्टिंग कंडीशन निकालनी है तो यहाँ पर S की वैल्यू हम 1 कर देंगे, तो वापस हमें वही जो इक्वेशन है वो मिलेगी जो हमने पहले यहाँ लिखी है, ठीक है। और पावर फैक्टर इजिकल टू क्या होता है, R अपॉन Z होता है। तो R डज नॉट डिपेंड ऑन स्लिप, तो R हमने सिंपल लिया, और R Z2 की वैल्यू सिमिलर ली, जैसे पहले हमने लिया उस तरह से ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें रनिंग कंडीशन में रोटर के अंदर क्या करंट प्रोड्यूस होगी, उसका पावर फैक्टर क्या होगा, ये हम यहाँ देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं एक न्यूमेरिकल से अगर सॉल्व करना चाहूँ तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि द इंड्यूस EMF बिटवीन द स्लिप रिंग टर्मिनल्स ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, व्हेन द रोटर इज ए स्टैंड स्टिल इज 100 वोल्ट, ठीक है। यानी रोटर का जो EMF है वो 100 वोल्ट है एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। द रोटर वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड एंड हैज़ रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल। उसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना है, हमको रेजिस्टेंस 0.05 दिया हुआ है, और उसका रिएक्टेंस 0.1 ओम दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है हमें रोटर करंट, यानी हमें I2 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन द, यानी पावर फैक्टर पता करना है हमको, ठीक है, एंड रोटर करंट एट डिफरेंट, ये 2 स्लिप की कंडीशन दे दी है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि रोटर की करंट और पावर फैक्टर स्लिप पर डिपेंड कैसे करता है। तो इसलिए 2 स्लिप दे दी हमें कि एक कंडीशन निकालनी है व्हेन स्लिप इज़ ओनली 4% एंड सेकेंड कंडीशन निकालनी है व्हेन द स्लिप इज़ 100%। तो ये जो पैरामीटर हमें जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया। नाउ E2 इज इक्वल टू क्या होता है, E2 पर फेज़ निकालना है, तो पर फेज़ निकालने के लिए से हमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये फेस टू फेस वोल्टेज है। पर फेज़ निकालने के लिए हमें 100 अपॉन √3 किया, तो हमें यहाँ पर 57.37 ये हमें वोल्ट मिला। अब कंडीशन नंबर 1 में S इज इक्वल टू 0.04% स्लिप है, तो I2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया था, यह मैंने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया तो देखिए हमें क्या मिलता है, I2 की वैल्यू मिली है 46.18 एम्पियर, ठीक है। और इसको अगर पावर फैक्टर को सॉल्व किया मैंने, तो पावर फैक्टर को सॉल्व किया तो पावर फैक्टर मुझे मिलता है 0.9968, यानी कि अगर स्लिप की वैल्यू इतनी कम है तो हमें पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और करंट हमें इतनी मिल रही है। नाउ अब इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे तो हम इसको कॉस इन्वर्स करके हम इसका 4 एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए व्हेन S इज इक्वल टू 1, जब S की वैल्यू 1 है तो I2 इज इक्वल टू, मैंने I2 की वैल्यू निकाली तो यहाँ देखिए I2 कितना है, ठीक है। I2 की वैल्यू मुझे मिली है 516.31 एम्पियर। इसका मतलब इस चीज़ से एक और हमको बात पता चलती है
कि स्लिप की वैल्यू 1 है, यानी कि रोटर हमारा अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन में यानी रुकी हुई अवस्था में है तो उस कंडीशन में हमें कितनी ज़्यादा करंट मिल रही है। लगभग आप देखिए इसका 10 टाइम्स, यानी कि अगर स्टार्टिंग में हमको इतनी ज़्यादा करंट मिलेगी तो हमारी वाइंडिंग भी जल सकती है। इसको हम आगे स्टार्टर के लिए पढ़ेंगे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि रोटरी करंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें जो पावर फैक्टर हमारा वो हमारा इतना कम होगा 0.447, जो कि वेरी पुअर पावर फैक्टर है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से हमें ये देखने को मिलता है कि स्लिप की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें करंट भी बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारी जो मोटर है वो सप्लाई से करंट बहुत ज़्यादा लेती है और उसका पुअर पावर फैक्टर होता है। लेकिन जैसे ही रोटर रन करना स्टार्ट करता है स्लिप की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेकिन हमारी करंट भी डिक्रीज़ हो जाती है और पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से जो कंक्लूज़न निकाला है वो इस तरह से था कि देखिए लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड पावर फैक्टर डिपेंड ऑन रोटर स्लिप, कि जो मैग्नीट्यूड है पावर फैक्टर का रोटर करंट का वो डिपेंड करता है रोटर की स्लिप पे डिपेंड करता है। देयरफॉर द टॉर्क डेवलप्ड, तो उससे जब टॉर्क डेवलप होगा विच इज़ द फंक्शन ऑफ रोटर करंट, एक्चुअली जो टॉर्क होता है इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोटर करंट एंड पावर फैक्टर। ठीक है, अगर हमारा रोटर करंट अच्छी होगी, पावर फैक्टर भी अच्छा होगा, तो हमारा टॉर्क डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और हम सब चाहते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब हम ऑन करें तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क हो, रनिंग टॉर्क हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसका मतलब टॉर्क भी जो डिपेंड करता है वो किस पर करता है, रोटर की स्लिप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने इससे कंक्लूजन निकाला है। तो आज के ई वीडियो लेक्चर में हमने रोटर करंट के बारे में और रोटर के अंदर पावर फैक्टर जो डेवलप होता है इनिशियल कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में, उसके बारे में हमने एक न्यूमेरिकल की मदद से और सीखा। तो आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे लेक्चर में हम टॉर्क इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।